हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th क्लास के अंदर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, परमाणुीय संरचना। और परमाणुीय संरचना में आज हम परमाणुीय स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, तो इस टॉपिक को अपने थोड़ा सा जैसे ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये ना आपको शायद मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा समझ के पढ़ोगे तो फिर ये आपको बिल्कुल आसान लगेगा। सबसे पहले इसमें टॉपिक दिया हुआ है क्वांटीकृत। कल के वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जो लाइट है या जो प्रकाश है ना, ये जब किरणों के रूप में आपतित होता है तो ये किरणें जो हैं, इनकी जो ऊर्जा होती है वो सतत नहीं होती, मतलब रेखीय नहीं होती, वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती हैं। तो वो जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं ना, उन पैकेट्स को, उन बंडल को क्वांटा कहा जाता है। ठीक, क्वांटा। और उस क्वांटा की वजह से इस सिद्धांत को फिर नाम दे दिया क्वांटम सिद्धांत। और अब क्या होता है कि जब भी कोई तरंग छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पैकेट्स में बंट जाती है ना, उसको बोला जाता है क्वांटीकृत। क्लियर? तो देखिए, प्रिज्म में से सफ़ेद प्रकाश की किरण को गुजारने से यह देखा गया, प्रिज्म जो है वो कांच का एक मतलब पिरामिडीय संरचना होती है कांच की, और उस पिरामिडीय संरचना में से क्या होता है कि प्रकाश को आर पार गुजारा जाता है। और उस प्रकाश को आर पार गुजारने से क्या होता है कि जो प्रकाश है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, प्रिज्म में से सफ़ेद प्रकाश की किरण को गुजारने से यह देखा गया कि कम तरंग दैर्ध्य की तरंग लंबी तरंग दैर्ध्य की तरंग की तुलना में अधिक झुक जाती है, क्योंकि साधारण सफ़ेद प्रकाश की दृश्य प्रकाश में सभी तरंग दैर्ध्यों वाली तरंगें होती हैं। सफ़ेद प्रकाश की किरण रंगीन पट्टियों की एक श्रृंखला में फैल जाती है, जिसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो ये आप छोटी क्लास में आपने देखा होगा कि जैसे ये स्केल के अंदर से प्रकाश को गुजारा जाता था, ये स्केल जिससे अपन लाइन खींचते हैं, तो उससे क्या होता था, एक पट्टी बनती थी कलर की। वो पट्टी जो है, उस पट्टी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। फिजिक्स लैब के अंदर आप प्रिज्म देख सकते हो, प्रिज्म पढ़े हैं, तो उन प्रिज्म में आप देखोगे कि जैसे ही उसमें से प्रकाश की किरण को गुजारा जाए, तो उस प्रकाश की किरण को जब हम गुजारेंगे तो वो ही किरण आगे प्रिज्म में से गुजरकर एक रंगीन पट्टी के रूप में प्राप्त हो जाती है, और उस रंगीन पट्टी को क्या, स्पेक्ट्रम कह दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, जो वो रंगीन पट्टी है उसमें जो रंगों का क्रम है ना, वो निश्चित होता है। ठीक है, जिसको अपन बैनी आह पिनाला कहते हैं। बैंगनी है ना, आसमानी, हरा, पीला, ठीक है, नारंगी और लाल। तो इस तरीके से ये जो रंग हैं, इनका एक क्रम होता है। लाल रंग जो है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, उसका विचलन सबसे कम, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाले बैंगनी रंग का विचलन जो है वो सबसे अधिक होता है। सफ़ेद रंग का प्रकाश जो हमें दिखाई देता है कि स्पेक्ट्रम का प्रास 7.50 × 10⁻14 हर्ट्ज़ से बैंगनी रंग से लेकर 4.5 × 10⁻14 हर्ट्ज़ के लाल रंग तक होता है। इस स्पेक्ट्रम को सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। सतत इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी रंग हैं ना इसके अंदर, वो सारे आपस में मिक्स हो रहे होते हैं। मतलब उनका पता नहीं लग रहा होता कि वो कौन सा रंग कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है। आपने इंद्रधनुष देखा होगा, तो इंद्रधनुष एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है जो कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य के प्रकाश की किरणें जो हैं वो जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदों के अंदर से गुजरती हैं, तो जो है इंद्रधनुष बनता है। और इंद्रधनुष के रंग आपने देखे होंगे कि उन रंगों का पता नहीं लगता कि वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कहाँ ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से इन रंगों जो इंद्रधनुष है उसको सतत स्पेक्ट्रम कहा जा सकता है। चलिए, सबसे कम और सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाले बैंगनी रंग का जो है विचलन सबसे अधिक होता है। सफ़ेद रंग का प्रकाश जो हमें दिखाई देता है कि स्पेक्ट्रम का प्रास 7 हाँ, ये तो हम पढ़ चुके हैं इसको। तो
थर्ड पैराग्राफ में देखिए कि जब आकाश में इंद्रधनुष बनता है तब भी ऐसा ही स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। याद रखिए कि दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक बहुत छोटा सा भाग होता है। तो मैंने कल या परसों के वीडियो में आपको एक ना स्केल जैसा एक स्पेक्ट्रम बताया था, जिसके अंदर इलेक्ट्रो विद्युत चुंबकीय विकिरणों का स्पेक्ट्रम था। वो विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अंदर क्या है, एक्सरे, गामा रे, है ना, ये सारे के सारे क्षेत्र होते हैं। सारी की सारी प्रकार की किरणें जो हैं उसमें अपने को पता लगती हैं भी किसका तरंग दैर्ध्य कितना है। तो जब विद्युत चुंबकीय विकिरण द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया करता है, द्रव्य का मतलब यहाँ पर पदार्थ है, तो परमाणु और अणु इस ऊर्जा का अवशोषण कर सकते हैं एवं उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुँच जाते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर पर ये अस्थायी अवस्था में होते हैं। ये जब कम ऊर्जा वाली अधिक स्थायी तलस्थ अवस्था में लौटते हैं तो वे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्रों में विकिरण उत्सर्जित करते हैं। अब बात आती है, अगर स्पेक्ट्रम की ही हम बात करें तो स्पेक्ट्रम जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रा। तो देखिए उत्सर्जन स्पेक्ट्रा जो हैं वो क्या होते हैं, जब किसी पदार्थ से ऊर्जा अवशोषण के बाद उत्सर्जित विकिरण का स्पेक्ट्रम बनता है, यानी कि कोई प्रकाश है उसमें से ऊर्जा अवशोषित हो गई और अवशोषित ऊर्जा के बाद उसमें से विकिरण जो है वो उत्सर्जित हो रहे हैं, तो उन विकिरणों को अगर प्रिज्म में से गुजारा जाए तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बनेगा। ठीक है, यानी कि अगर शॉर्टकट में याद रखना है तो उत्सर्जित विकिरणों से जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहते हैं। फिर बात आती है परमाणु, अणु या आयन विकिरण के अवशोषित पर उत्तेजित हो जाते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसी सैंपल को गर्म करके अथवा विकिरणित करके ऊर्जा दी जाती है और जब प्रतिदर्श अवशोषित ऊर्जा को निष्कासित करता है तो उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं तो इसके अंदर आप ध्यान से देखिए कि जो जैसे पहला है उसके अंदर क्या है कि सैंपल जो है उत्तेजित प्रतिदर्श, सैंपल जो है ना, सैंपल को प्रतिदर्श कहा गया है इसके अंदर, उसमें से उसको उत्तेजित करके उसमें से विकिरणों को निकाला जाता है। अब वो विकिरणें जो हैं प्रिज्म में से गुजारी जाती हैं और प्रिज्म में से जो पट्टी प्राप्त होती है वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है। फिर ख जो है उसके अंदर देखिए प्रतिदर्श द्वारा अवशोषण, यानी कि स्रोत, प्रकाश का जो स्रोत है उससे विकिरणें निकल रही हैं। अब उसको क्या कर लिया जाता है, सैंपल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित होने के बाद में जो बची हुई विकिरणें हैं वो प्रिज्म में से जब निकलती हैं तो उनसे जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अवशोषण स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के फोटोग्राफी या नेगेटिव की तरह होता है। जब एक सतत विकिरण को प्रतिदर्श या सैंपल पर डाला जाता है तो विकिरण की कुछ तरंग दैर्ध्य का अवशोषण कर लेता है। द्रव्य द्वारा अवशोषित विकिरण की संगत लुप्त तरंग दैर्ध्य चमकीले सतत स्पेक्ट्रम में गहरे रंग की रेखाओं के रूप में प्रदर्शित होती है। उत्सर्जन या अवशोषण स्पेक्ट्रम के अध्ययन को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। ये आगे आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसा ऊपर बताया गया है कि दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत होता है क्योंकि उसमें दृश्य प्रकाश की लाल से बैंगनी तक सभी तरंग दैर्ध्य उपस्थित होती हैं। इसके विपरीत गैसीय अवस्था में परमाणुओं का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम लाल से बैंगनी तरंग दैर्ध्य को सतत रूप से प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, परंतु उनके बीच केवल विशेष तरंग दैर्ध्यों वाला प्रकाश उत्सर्जित होता है जिनके बीच में काले स्थान रहते हैं। ऐसे स्पेक्ट्रम को रेखीय स्पेक्ट्रम या परमाणुीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो देखिए सतत स्पेक्ट्रम जो है उसमें तो कलर जो है उनका पता नहीं लगता कौन सा कहाँ से शुरू हो रहा है, तो यानी कि वो सतत होते हैं। सतत का मतलब होता है लगातार। लेकिन जो रेखीय स्पेक्ट्रम है उसके अंदर कलर्स जो होते हैं ना उनके बीच में रेखाएं होती हैं ब्लैक कलर की, तो इसलिए उनको रेखीय स्पेक्ट्रम कह दिया जाता है क्योंकि उत्सर्जित विकिरण स्पेक्ट्रम में चमकीली रेखाओं के रूप में प्रदर्शित होता है। ठीक, फिर इसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अध्ययन में रेखा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक तत्व का अपना एक विशेष रेखा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है। रासायनिक विश्लेषणों में परमाणु स्पेक्ट्रम की लाक्षणिक रेखाएं अज्ञात परमाणुओं को पहचानने के लिए
उसी प्रकार उपयोग में लाई जाती हैं जिस प्रकार अंगुलियों के निशान मनुष्यों को पहचानने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रम जो है वो अपने को पता होना चाहिए। बड़ी क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे स्पेक्ट्रम, एक कोई विशेष पदार्थ है उसका स्पेक्ट्रम अलग ही होता है, तो उसको उसके स्पेक्ट्रम से पहचाना जा सकता है। ठीक है, यानी कि किसी भी पदार्थ की पहचान जो है उसके स्पेक्ट्रम से की जा सकती है। ठीक, तो आज अपने इसमें इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा जैसे बच्चों को मुश्किल लगता है, तो आप इसको एक बार रीड कीजिए। और कल मैं आपको हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में बताऊंगा कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो है वो कैसे बनता है। थैंक यू।